नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध दोबारा लगाने के फैसले की जानकारी एक बार फिर यूएन को दी। यानी ईरान पर प्रतिबंध लगाने में टकराहट बढ़ गया है ईरान अमेरिका के बीच। तो वहीं दूसरी खबर के रूप में जानेंगे, आपको बता दें कि भारत के मिसाइलों की रडार में है चीन के 7 मिलिट्री एयरबेस। जी हाँ, हर एक गतिविधि पर भारत की पैनी नज़र बनाए हुए है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच दुनिया में रूस की वैक्सीन की बढ़ी मांग, बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए भारत की मदद चाहता है। रूस ने किया बड़ा ऐलान, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और उस बीच आपको बता दें कि इजरायल और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच हुआ बड़ा समझौता। जानेंगे बुंदेलखंड में इस चीज़ को लेकर क्या कुछ है अपडेट। और वहीं बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर सुशांत सुसाइड केस में सीसीटीवी फुटेज, 56 स्टेटमेंट बांद्रा पुलिस ने सीबीआई को सौंपे अहम सबूत। और क्या कुछ बड़ी अपडेट है ये भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पर सऊदी अरब ने अब इजराइल के सामने रख दी है नई शर्त फिलिस्तीन की लेकर, ये भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें जानेंगे एक एक करके। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल देश कोविड-19 बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि दुनिया में रूस की वैक्सीन की बड़ी मांग, तो बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए भारत से मांगी मदद। दरअसल रूस की ओर से तैयार की गई कोरोना की पहली तैयार वैक्सीन स्पुतनिक बी के लिए रूस बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए भारत की मदद चाहता है। रूस ने कहा है कि वो भारत के साथ इस वैक्सीन की बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिए पार्टनरशिप करना चाहता है, ताकि बड़ी संख्या में वैक्सीन तैयार की जा सके। दरअसल आपको बता दें कि रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ किरिल मित्रेव ने इसकी जानकारी दी है। स्पुतनिक बी को रूस के गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडियोमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने RDF के साथ मिलकर यह बनाया है। हालांकि इस वैक्सीन के तीसरे चरण या बड़े पैमाने पर क्लिनिकल परीक्षण नहीं किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर रूस ने भारत से मदद मांग ली है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के लिए। हम चलते हैं, अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि एक बिग अपडेट निकल के आ रही है। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध दोबारा लगाने के फैसले के खिलाफ फैसले की जानकारी यूएन को दी है। आपको बता दें कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस की जानकारी दी है कि अब वो ईरान पर यूएन के सभी प्रतिबंधों को फिर से बहाल करने के लिए पहल करेंगे। अमेरिका ने कहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश को खुलेआम किसी भी तरीके के पारंपरिक हथियार युद्ध में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले खरीदने और बेचने नहीं देंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने महासचिव गुतेरेस और अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष इंडोनेशिया के राजदूत के साथ भी मुलाकात की और एक बार फिर से ईरान पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर डाली है। इसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच फिर से टकराहट बढ़ गई है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि LAC पार चीन की हर गतिविधि पर भारत की पैनी नज़र। रडार में है चीन के 7 मिलिट्री एयरबेस। दरअसल आपको बता दें कि चीन के साथ विवाद के बीच भारत उसकी हर गतिविधि पर पैनी नज़र बनाए हुए पूर्वी लद्दाख ही नहीं, अब भारतीय एजेंसी की नज़र लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर के अरुणाचल तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एयरफोर्स PLL की हर एक हलचल पर नज़र बनाए हुए भारत। सूत्रों के मुताबिक चीन के कम से कम 7 एयरबेस भारतीय एजेंसियों के रडार में है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लैंडिंग चुनाव लागू करेंगे। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि चीन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक बॉर्डर पर खास करके चालबाजी कर रहा है, उसको लेकर भारत की मिसाइलों की रडार में पूरी तरीके से चीन के साथ मिलिट्री बेस इसकी रडार में है और हर एक नज़र पर भारत पैनी नज़र बनाए हुए है। ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है LAC को लेकर। हम चलते हैं, अगली अपडेट। आपको बता दें कि बुंदेलखंड को लेकर इस मामले पर यूपी सरकार का इजराइल के साथ हुआ समझौता। दरअसल आपको बता दें कि राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन की परियोजना के लिए प्रदेश सरकार व इजराइल के जल संसाधन मंत्रालय के बीच एक समझौता हुआ है। परियोजना के तहत बुंदेलखंड में इंटीग्रेटेड ड्रिप सिंचाई के जरिए जल प्रबंधन किया जाएगा। इस समझौते पर शुक्रवार को भारत में इजराइल के राजदूत डॉक्टर रान मालका और यूपी सरकार की तरफ से कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा ने हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर
इजराइल के राजदूत ने उम्मीद जताई है कि इस समझौते के जरिए बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की समस्या के समाधान में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि इजराइल व भारत के संबंध ऐतिहासिक व मजबूत हैं। प्रदेश की कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा ने कहा है कि बुंदेलखंड में जल प्रबंधन क्षेत्र में दीर्घकालिक सुधार किए जाने की इस प्रोजेक्ट को इजराइल के सरकार ने विकसित करने की बात कही। तो ये एक इजराइल और योगी सरकार के बीच समझौता। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि यूपी में योगी मंत्रिमंडल विस्तार की हलचल, ब्राह्मणों का कैबिनेट में बढ़ सकता है हिस्सा। यूपी की योगी सरकार के 3.5 साल बीत गए हैं। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विपक्ष ब्राह्मण मुद्दे पर योगी सरकार को पहले से ही घेरने में जुटा है और चुनावी आहट के बीच बीजेपी विधायकों की बेचैनी भी सामने आने लगी। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल का जल्द पुनर्गठन कर राजनीतिक और सामाजिक संतुलन साधने का दांव चल सकते हैं। बीजेपी के विश्वस्त सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। संभव है कि 2 अक्टूबर से पहले यूपी कैबिनेट में फेरबदल किया जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर भी निर्भर करेगा। वहीं योगी सरकार के मंत्री चेतन चौहान, कमला रानी समेत मंत्रियों की मौत हो जाने की वजह से ये भी कैबिनेट विस्तार होगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि सुशांत के कपड़े से CCTV फुटेज, 56 स्टेटमेंट बांद्रा पुलिस ने CBI को सौंपे अहम सबूत। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब CBI सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस की जांच कर रही है। मुंबई पुलिस से हैंडओवर की गई प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। CBI की टीम अभी बांद्रा पुलिस स्टेशन के भीतर है। CBI के एक अधिकारी बांद्रा SHO और IO से मिल रहे हैं। अब तक कुल 56 बयानों का हैंडओवर CBI मुंबई पुलिस से लेगी। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने अपनी अब तक की पड़ताल में इंडस्ट्रीज और केस से जुड़े 56 लोगों के बयान दर्ज किया है। आपको बता दें कि इसके अलावा फॉरेंसिक रिपोर्ट, घटनास्थल के पंचनामा रिपोर्ट भी दे दी गई है। और इस बीच आपको बता दें कि जो कुछ एक बड़ी अपडेट थी, सारे के सारे फ़िलहाल उसको दे दिए गए हैं। ये एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने इजराइल के साथ समझौते के लिए रख दी है एक और नई शर्त। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब ने इजराइल के साथ शांति समझौते के लिए एक बड़ी शर्त रखी। सऊदी ने कहा है कि यदि इजराइल उसके साथ सार्वजनिक स्तर पर संबंध स्थापित करना चाहता है तो उसे फ़िलिस्तीन में भी शांति समझौते करने होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो सऊदी किसी भी हाल में इजराइल के साथ समझौता नहीं करेगा। आपको बता दें कि हाल ही में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में एक शांति समझौता चर्चा हुआ था। पर्दे के पीछे सऊदी और इजराइल के संबंध काफ़ी दिनों से हैं, लेकिन आपको बता दें कि फ़िलिस्तीन को लेकर जिस तरीके से मुस्लिम देश सऊदी अरब को एक बार फिर से खास करके साधने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सऊदी अरब पर अटैक कर रहे हैं। इसी की वजह से सऊदी अरब ने फ़िलिस्तीन का मुद्दा उठा दिया है इजराइल के सामने। हम चलते हैं अगली अपडेट। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर अक्टूबर में हो सकते हैं उपचुनाव, जल्द जारी होगी गाइडलाइंस। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने भी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। आयोग ने बूथों की संख्या को और बढ़ाया है। जल्द ही कोरोना की गाइडलाइन भी जारी हो सकती है। आयोग की तैयारियों को देखकर लग रहा है कि अक्टूबर में सभी सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग लंबे समय से उपचुनाव को लेकर तैयारियां कर रहा था। कोरोना काल के चलते तमाम गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए मौजूदा स्थिति को देखते हुए बूथों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। अगले हफ्ते भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से कोविड प्रोटोकॉल से जुड़ी गाइडलाइंस भी भेजी जा सकती हैं। इधर चुनाव आयोग की तैयारियों को देखते हुए बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने भी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि एक दिन लोकसभा एक दिन राज्यसभा, कुछ ऐसा चलने वाला है इस बार संसद सत्र का मानसून सत्र। दरअसल कोरोना काल में सितंबर के दूसरे सप्ताह यानी 10 सितंबर के बाद लगभग चलने वाला संसद का मानसून सत्र को शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। संसद का मौजूदा मानसून सत्र सितंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू होगा, मगर इस बार नज़ारा कुछ अलग होने वाला है। बताया जा रहा है कि संसद सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अल्टरनेट डे के आधार पर होगी, यानी एक दिन लोकसभा चलेगी तो दूसरे दिन राज्यसभा चलेगी। सूत्रों ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि संसद का मानसून सत्र सितंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है और लोकसभा और राज्यसभा का सत्र अल्टरनेट डे के आधार पर आयोजित किया जाएगा। और इस बीच आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र में विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार को घेरने की भी प्लानिंग कर रही हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि
राजनीतिक पिच में भी अपनी दूसरी पारी पर आगाज कर सकते हैं धोनी, बढ़ा सियासी तापमान। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। संन्यास के बाद धोनी के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। धोनी फिलहाल आईपीएल की तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन इन सब के बीच हवा में एक सवाल उठ रहा है कि क्या धोनी राजनीतिक पिच से अपनी दूसरी पारी का आगाज करेंगे। धोनी की ओर से हालांकि अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। उन्होंने हर बार की तरह इस बार भी चुप्पी साध रखी है, मगर ये सभी जानते हैं कि माही की खामोशी बेहद ही गंभीर होती है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के बाद देश में सर्वाधिक चर्चा रहने वाले दूसरे व्यक्ति धोनी थे। धोनी ने अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से उन्होंने इस्तीफा यानी संन्यास ले लिया है। उन्होंने खेलने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद से ये बड़ी सुबुआहट होने लगी कि राजनीतिक पार्टी ज्वाइन भी कर सकते हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 का 1 साल पूरा, अब बचा हुआ ईंधन अगले 7 साल तक आता रहेगा काम। दरअसल देश के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 ने गुरुवार को चंद्रमा की एक कक्षा के 1 साल पूरा कर लिया है और उसके सभी उपकरण लगभग सही ढंग से काम कर रहे हैं। इसरो ने गुरुवार को कहा है कि चंद्रयान 2 में अभी इतना ईंधन है कि ये 7 साल और चल सकता है, ऑपरेशन कर सकता है। चंद्रयान 2 को पिछले साल 22 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया था और ये 20 अगस्त को चंद्रयान की कक्षा में प्रवेश भी किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के इसरो का निजीकरण नहीं होने जा रहा है। इसको लेकर के-सिवन ने ये भी बड़ा बयान दिया। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। अमर सिंह के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट 11 सितंबर को होगी उपचुनाव। दरअसल राज्यसभा सांसद अमर सिंह के निधन से खाली हुई सीट के लिए 11 सितंबर को उपचुनाव होगा। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार की घोषणा की है। दरअसल अमर सिंह यूपी से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। चुनाव के लिए अधिसूचना 25 अगस्त को जारी होगी और वोटिंग 11 सितंबर को होगी। आपको बता दें कि अमर सिंह का लंबी बीमारी की वजह से देहांत हो गया था, जिसके बाद फिलहाल उन्हें अब वो कहीं न कहीं उनके स्थान पर चुनाव होगा। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया मुसीबत में, तानाशाह किम जोंग उन बहन को सौंपी बड़ी जिम्मेवारी। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था को लेकर तानाशाह किम जोंग उन ने उन रिपोर्टों के बीच सख्त चेतावनी जारी कर दी है, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने अपनी बहन को कुछ शक्ति दे दी है, जिसमें अमेरिका के साथ संबंध की जिम्मेदारी शामिल है। किम ने बताया है कि देश को विभिन्न पहलुओं से अप्रत्याशित और अपरिहार्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ और कोरोना वायरस की वजह से उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था पिछले 2 दशक में सबसे ज़्यादा खराब की स्थिति में है। दक्षिण कोरिया के मंत्री ने बताया है कि देश के जासूसों ने जानकारी दी है कि किम ने सियोल और अमेरिका के साथ संबंध की जिम्मेदारी को लेकर कुछ शक्तियाँ अपनी छोटी बहन किम यो जोंग को दे दी है और इसी को देखते हुए अब किम जोंग के भी कमर टूटती नज़र आ रही है इस कोरोना काल में। तो दोस्तों फिलहाल हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि रूस के विपक्षी नेता नवल्नी को जहर दिए जाने के बाद कोमा में गए हैं। आईसीयू में भर्ती राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर लग रहे हैं आरोप। दरअसल आपको बता दें कि रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवल्नी विमान यात्रा के दौरान कथित रूप से जहर दिए जाने के बाद कोमा में चले गए हैं। उन्हें साइबेरिया के एक हॉस्पिटल में गहन चिकित्सा कक्ष में वेंटिलेटर पर रखा गया है। यहाँ पर उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति, उन पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो अपनी विपक्षी पार्टियों को चुन कर रास्ते से हटा रहे हैं और उन्हीं के इशारे पर जहर दिया गया है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी रूस से। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।